नमस्कार, मैं हूं नवीन मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज़ गैरेज। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे नए प्रोग्राम एस्ट्रो गुरु में, जिसमें हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एस्ट्रो गुरु अभिषेक सोनी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 7th हाउस और शादी के बारे में हम लोग आज बात इसलिए करने वाले हैं क्योंकि आने वाले समय में बहुत जल्दी शादियों का सीज़न शुरू होने वाला है। तो हम अभिषेक सोनी जी से जानेंगे कि शादियों का सीज़न और 7th हाउस क्या रिलेशन है दोनों का। देखिए, शादियों का जो सीज़न चालू हो रहा है ये तो अभी होने ही वाला है, आप सब जानते हैं। दूसरा, हमारी जो जन्म कुंडली होती है, जो हमारा होरोस्कोप होता है, उसमें जो 7th हाउस होता है ये शादी का घर माना जाता है। तो 7वें घर को देखने के बाद ये पता चलता है कि व्यक्ति की शादी कब होगी, कैसे होगी, अर्ली होगी, डिलेड होगी या नहीं होगी। कई बार आपने ऐसा भी लोग देखे होंगे जो शादी नहीं करना चाहते हैं, कोई जल्दी करना चाहता है, कोई बोलता है मुझे अभी करना है। ऐसे अलग अलग बातें हैं जो आपको होरोस्कोप से गाइडेंस मिलता है। एस्ट्रोलॉजी आपको सिर्फ गाइड कर सकती है कि क्या होने जा रहा है और क्या हो सकता है। उसको जान के समझ के आप अपना एक्सपर्ट लोगों से एडवाइस लेके उसके ऊपर उपाय करके उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। जैसे कि आपने अभी अपने जवाब में कहा कि किसकी शादी जल्दी होती है, किसी की शादी लेट होती है, तो हम पहले बात करते हैं किसी की शादी देखता है लोग कि 23 साल में, 24 साल में उनकी शादी हो जाती है, किसी की 22-21 में हो जाती है और किसी की एकदम लेट होती है। तो हम पहले बात करते हैं कि ये जो जल्दी शादियां होती है उसका क्या योग होता है। देखिए, ऐसा है कि अभी मैंने आपको बताया कि जन्म कुंडली में जो 7वां घर रहता है इसको हम मैरिज का हाउस बोलते हैं। यहाँ से हमको मैरिज की स्थिति के बारे में पता चलता है। अब आपको पता होगा कि जन्म कुंडली में 9 ग्रह हैं, 12 राशियाँ हैं, 27 नक्षत्र हैं, सबके अपने अपने डिपार्टमेंट बटे हुए हैं, डिविजन्स बटे हुए हैं। हर ग्रह का अपना एक एंगल होता है, अपना एक फल देने का तरीका होता है। तो मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कि किसी के 7वें घर में चंद्रमा बैठा है, तो जब चंद्रमा 7th हाउस में रहता है या उच्च ग्रह में बैठा है वृषभ राशि में, रोहिणी नक्षत्र में, तो ऐसे व्यक्ति की शादी 18 साल से 21-22 साल में हो जाती है। या फिर वो व्यक्ति का कोई अफेयर हो सकता है, या वो रिलेशनशिप में हो सकता है, या फिर वो खुद ही चाहता है या उसके घर वाले चाहते हैं कि शादी जल्दी हो जाए। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा कि उसके कुंडली में बुध बैठा है 7th हाउस में, 7th हाउस का मालिक है। ऐसे व्यक्ति की शादी 23, 24, 25 तक हो जाती है। अगर वीनस बैठा हुआ है तो 25, 26, 27। वैसे ही मैं डिलेड कॉम्बिनेशन आपको बताऊंगा। कुछ ऐसे योग रहते हैं जिसमें हम बोलते हैं शादी में बाधा आ रही है, शादी नहीं हो पा रही है, शादी को लेट करने वाले भी ग्रह होते हैं। तो हम मंगल पे आते हैं। सबसे पहले मंगलिक व्यक्ति है या मंगल 7वें घर में बैठा है या 7वें घर से वो कनेक्शन बना रहा है, तो शादी 27, 28, 29 इस रेंज में होना चाहिए, या इससे भी ज़्यादा डिलेड हो सकती है। अलग अलग और स्थितियाँ हैं जिसमें ये निर्णय लेता है। उसके अलावा सूर्य अगर बैठे हैं आपके 7वें घर में, तो 31, 32, 33 का स्लैब आप मान के चले। जो एक मैं बता रहा हूँ एक फॉर्मेट है जिसको बेस लेके ये कैलकुलेशंस किए जाते हैं। और अगर शनि बैठे हैं 7वें घर में, तो या तो व्यक्ति शादी नहीं करता या 34 साल के बाद ही वो शादी के योग ऑटोमेटिक बनते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे यही होने वाला था कि किसी इंसान के कुंडली में शादी ही नहीं होती है। कई लोगों को हम ऐसे देखते हैं जिन्होंने लाइफ टाइम शादी नहीं किया। जैसे आपने कहा कि 34 साल के बाद शादी होती है, ऐसे कई लोगों की। लेकिन ऐसे और कई लोग भी हैं जो 34 साल के बाद भी शादी नहीं करते। तो उनकी कुंडली में ऐसे क्या योग होता है जो उनकी शादियाँ ही नहीं होती हैं। देखिए, किसी की भी जन्म कुंडली में जो 7वां घर के प्लैनेट्स हैं, उसका नक्षत्र है, उस ग्रह का जो स्वामी है, उस पर डिसाइड करते हैं कि ये शादी करेगा या नहीं करेगा। मान लीजिए किसी के जन्म कुंडली में शनि बैठे हैं और साथ में मंगल भी बैठे हैं, तो एक शनि मंगल की युति बन गई है, जो एक बहुत ही एस्ट्रोलॉजी में ख़राब युति मानी जाती है। ऐसे समय में अगर उसकी मैरिज हो भी जाती है तो उसका सेपरेशन हो जाएगा, वो मैरिज टिकेगी नहीं। या फिर 34-35 के बाद उस व्यक्ति की जो इच्छा होती है वो बोलता है कि अब मुझे शादी ही नहीं करना है। ये कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया। दूसरा, अगर राहु मंगल एक अंगारक योग है, ये अगर आपके 7वें घर में बैठ जाए या 7वें घर के मालिक के साथ बैठ जाए, ऐसे केस में भी वर्स्ट मैरिज के चांसेस होते हैं। या तो मैरिज होके उसमें कुछ ऐसे ऑब्स्टेकल्स आ जाते हैं, या फिर मैरिज ही नहीं होती है। और कई बार आपने देखा होगा कि कोई भी चीज़ समय पे नहीं होती है। अगर वो चीज़ 34-35 क्रॉस कर जाती है तो व्यक्ति बोलता है कि अब मुझे नहीं करना है, या उसकी जो एक इच्छा होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। और कई बार ऐसा भी देखा गया कि व्यक्ति कैरियर में इतना बिजी हो जाता है कि उसको शादी करने में इंटरेस्ट ही नहीं होता है। जब ये एज की बात आती है तो मेरी नज़र में एक ही इंसान ध्यान आता है, वो सलमान खान। सलमान खान की आज तक शादी क्यों नहीं हुई? उनकी तो एज तकरीबन आज 45-50 साल के वो हो चुके हैं शायद, या 50 से भी ज़्यादा क्रॉस कर चुके हैं। तो क्या उनकी कुंडली में ऐसा कोई योग नहीं था जिससे उनकी शादी हो जाए?
देखिए उनके सातवें घर के जो मालिक है और उनकी जो युति बन रही है उसमें कुछ ऐसे ग्रह हैं कि जिसमें नहीं मैरिज होना चाहिए या फिर बहुत डिलेड मैरिज होना चाहिए, इस टाइप के कॉम्बिनेशंस है। और उसके बाद समय के साथ उनकी ऐसी मानसिकता बन गई कि उन्हें शादी ही नहीं करना है, जबकि अगर वो चाहे तो उनकी शादी कहीं भी किसी से कब भी हो सकती है। लेकिन उसके बाद भी प्लैनेट्स के कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन रहे और हिंदुस्तान की कई बड़ी हस्तियाँ हैं जिन्होंने शादी नहीं की है, बहुत लोगों को आप जानते हैं। तो कहीं ना कहीं 7th हाउस का एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है जो शादी नहीं होने देता है, या सबसे पहले उस व्यक्ति की मानसिकता होती है कि मुझे ही मैरिज नहीं करना है। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि कुंडली में ऐसा योग कब बनता है जब लोग लव मैरिज की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं? वो लव मैरिज वाला क्या योग होता है? जन्म कुंडली में जो 5वां घर होता है ये लव मैरिज से संबंध बनाता है। कोई व्यक्ति का लव अफेयर है या नहीं है तो कैसा है, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, ये आपको 5th हाउस बताता है। जन्म कुंडली का 5th हाउस रिलेशनशिप्स और अफेयर से जुड़ा हुआ होता है। अगर 5वें घर का मालिक 7वें घर से युति करता है या 7th और 5th के लॉर्ड एक्सचेंज हो जाते हैं तब व्यक्ति के कुंडली में लव मैरिज टाइप का कॉम्बिनेशन बनता है। इसको हम ये बोल सकते हैं कि वो नोन सर्कल की लड़की हो सकती है, कोई परिचित हो सकती है, या फिर आपकी पुरानी पहचान हो सकती है। ऐसे समय में प्लैनेट्स एक्टिव हो जाते हैं और शुक्र की दशा लगते बराबर उसकी अर्ली मैरिज हो जाती है। कई बार डिलेड मैरिज होती है, पर अगर लव मैरिज का कॉम्बिनेशन है तो ही लव मैरिज होगी, नहीं है तो लोग प्रयास बहुत करते हैं लेकिन लव मैरिज नहीं होती है, सक्सेस नहीं होता उसमें। आपके इस जवाब के बाद मैं आपसे एक ही क्वेश्चन करना चाहूँगा कि हमने अर्ली मैरिज के बारे में बात की, हमने लेट मैरिज के बारे में बात की, लव और अरेंज मैरिज के बारे में बात की, लेकिन इन शादियों के होने के बाद जो लोगों को शादियों में अड़चनें आती हैं उसके लिए क्या उपाय है? इसमें ऐसा है, जो क्वेश्चन आपने मुझे पूछा मैं इस पे ये आपको आंसर देना चाहूँगा कि अगर आपका सब सही चल रहा है, आपकी मैरिज फिक्स हो गई, एंगेजमेंट हो गई, आपकी शादी की डेट निकल गई, तो आप सीधा अपना काम करेंगे। लेकिन वहीं जब दूसरी ओर आपकी शादी में डिलेड हो रहा है, कुंडलियाँ नहीं मिल रही है या कोई ना कोई ऐसा इशू आ रहा है जिसकी वजह से दोनों फैमिलीज़, लड़का या लड़की, इनकी चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है, तो आदमी आ जाता है एस्ट्रोलॉजी पे। और कोई भी व्यक्ति जब एस्ट्रोलॉजी पे आता है जब उसको ज़रूरत होती है, जब आपका सब अच्छा चल रहा है तो आप खुद ही कहीं नहीं जाएंगे, ना किसी से राय लेंगे। तो जब एस्ट्रोलॉजी के पास ये मामला जाता है तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि क्या इसके जन्म कुंडली में अभी शादी का योग चल रहा है या नहीं चल रहा है। शादी का योग को मैं आपको टेक्निकल भाषा में समझाना चाहूँगा। फ्रीक्वेंसी, जैसे आप इंटरनेट चलाते हैं तो आप देखते हैं कि ब्रॉडबैंड की स्पीड कम आ रही है, ज़्यादा आ रही है। तो जब योग कम होता है तो आपका जो वर्क फ्लो होता है वो एकदम स्लो हो जाता है, कि बातचीत हो रही है आगे ही नहीं बढ़ रही, रिश्ते आ रहे हैं लेकिन जवाब नहीं आ रहा है, आप लड़की वाले या लड़के वालों से जो आंसर चाहते हैं वो नहीं हो रहा है। वहीं जब योग आता है, जिसको हम बोलते हैं दशा, एस्ट्रोलॉजी की अपनी एक भाषा होती है, अपना एक तरीका होता है, उसमें होती है दशा, अंतरदशा, गोचर। तो अगर एस्ट्रोलॉजर आपकी कुंडली देख के ये बता सकते हैं कि अभी आपको शुक्र की दशा चल रही है, ये गोचर चल रहा है और ये शादी का योग है। तो अगर आपने सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि आपकी शादी जून 2021 के आसपास हो जाएगी, तो उसके पीछे एक लॉजिक होता है, एक मैथमेटिक्स होता है कि क्यों होगी, जून से सितंबर इनकी शादी क्यों होगी। उस लॉजिक को, उस कैलकुलेशन को और उस मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बाद ही एक डेट निकलती है। तो उसके बाद उस डेट के आसपास अगर आपकी शादी हो जाती है तो वेल एंड गुड, और अगर फिर भी नहीं हो रही है, सब कुछ अच्छा चलने का, तो आपकी कुंडली में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके जो भी बेस्ट से बेस्ट उपाय आप कर सकते हैं वो आप करिए। यह ऐसे किया जाता है, यही एक प्रोसेस है। जैसे हर किसी चीज़ के लिए ग्रह बना हुआ है, वैसे शादियों के लिए कौन सा ग्रह है, कौन सा ग्रह काम करता है शादियों के लिए? ठीक है, इसका ये आंसर मैं देना चाहूँगा आपको कि अगर हम घर की बात करें, कुंडली में 12 घर होते हैं, 7वां घर जो होता है ये शादी का मालिक होता है। 7वें घर के प्लेसमेंट से, 7वें घर के ओनर से और उसके नक्षत्रों से पता चलता है कि मैरिज कब होगी। लेकिन हम ग्रह की बात करते हैं तो ये जो डिपार्टमेंट है, डिवीज़न है, और ये जो भाग है कुंडली का, ये शुक्र के अंतर्गत आता है। शुक्र को इंग्लिश में वीनस बोलते हैं। ये प्लैनेट ऑफ लव, लग्जरी और लाइफस्टाइल का होता है। शादी का भी यही मालिक होता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र बहुत तेज है, स्ट्रांग है, 7वें घर से रिलेशन कर रहा है, तो ये बहुत कम समय में अर्ली मैरिज आपकी करा देगा, या फिर आपके मैरिज में कोई भी विघ्न नहीं आएगा, आप सीधा आपकी शादी हो जाएगी, ऑब्स्टेकल्स नहीं आएंगे। जैसे किसी की शादी में ऑब्स्टेकल्स आते हैं, किसी की शादी अगर लेट होती है, डिले होता है उसमें, तो उसके लिए कौन सा रत्न है कि वो रत्न धारण कर ले जिससे उसे फ़ायदा हो जाए और जल्दी से जल्दी उसकी शादी हो जाए? सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ऐसा कौन सा ग्रह है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। कई मामलों में मंगलिक होता है आदमी, तो मंगल के जैसे समस्या आती है। कई मामलों में 7th हाउस का मालिक कोई ऐसी युति कर लेता है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, राहु मंगल की युति है, शनि मंगल की युति है,
और भी ऐसे कई योग हैं जिनकी वजह से शादी में डिलेड होता है। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह बहुत अच्छा है और उसकी डिग्रियां कम हैं और आपको ऐसा लगता है कि इसका शुक्र का पावर बढ़ाने से इसको कुछ रिजल्ट्स मिल सकते हैं, ऐसे व्यक्ति ने डायमंड पहनना चाहिए। डायमंड को राइट हैंड में पहना जाता है, रिंग फिंगर में पहना जाता है। और डायमंड पहनने का शुक्र ग्रह अगर एक्टिवेट होता है या उसका जो पावर है, फ्रीक्वेंसी अगर वो बढ़ती है, तो ये आपके लिए एक अर्ली मैरिज या जल्दी मैरिज होने के लिए बहुत ज़्यादा मददगार होती है। और आपने ये भी देखा होगा कि जब एंगेजमेंट होती है तो आपके रिंग फिंगर में ही डायमंड पहना जाता है। तो ये उसी का कहीं ना कहीं उसके लॉजिक से सब जो उनसे जुड़ी हुई बातें हैं। और शुक्र ग्रह का रत्न डायमंड पहनने से शादी में बहुत ज़्यादा स्पीड मिलती है। आपने बात की स्पीड की, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कई बार ऐसा होता है कि कोई भी व्यक्ति या आदमी शादी से पहले उसकी लाइफ बहुत धीमी गति से चलती है जी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसको खुद को ये चीज़ समझ में नहीं आती। लेकिन शादी के बाद ऐसा क्या होता है तुरंत उसकी लाइफ में कि एकदम सडनली उसे स्पीड मिल जाती है और वो काफ़ी अपने काम में, अपने बिजनेस में, अपनी नौकरी में ग्रोथ करने लग जाता है और बहुत फ़ायदा पहुँचने लगता है उसको। देखिए, जैसे ही आपकी किसी से शादी होती है तो आपके लाइफ में एक पार्टनर आ जाता है। पार्टनर की कुंडली भी आपके साथ जुड़ जाती है। अब किसी पार्टनर की कुंडली ही बहुत पावरफुल है, राजयोग चल रहा है, मान लीजिए सामने वाली लड़की की कुंडली में चंद्र मंगल नाम का राजयोग है, राहु शुक्र नाम का राजयोग है, ऐसे कई प्रकार के राजयोग है जो बहुत कम समय में फ़ायदा देते हैं। तो जब मैरिज हो जाती है तो 7th हाउस उस लड़की का जो होता है वो एनर्जी मिलना चालू हो जाती है और व्यक्ति को स्पीड मिलती है। या कई बार आपने ऐसा भी सुना होगा कि आप किसी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप कर रहे हैं, बिजनेस पार्टनर की कुंडली बहुत स्ट्रांग है तो उनके चक्कर में भी आपको स्पीड मिलती है। वैसे यहाँ लाइफ पार्टनर की बात हम कर रहे हैं शादी की, अगर लड़की की कुंडली बहुत स्ट्रांग है तो साथ में लड़के को भी बहुत फ़ायदा होना चालू हो जाता है, और अगर लड़के की कुंडली स्ट्रांग है तो लड़की को भी फ़ायदा होता है। और ऐसे अधिकांश किस्से हैं जिसमें आदमी शादी के बाद प्रमोशन, तरक्की, स्पीड देखा गया है, बिजनेस बढ़ता है। ऐसे योग होते हैं जिनसे बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। तो ये था हमारा आज का विषय जिसमें हमने आज शादी के बारे में बात की और शादी से जुड़े तथ्यों के बारे में बात की। अभिषेक सोनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस प्रोग्राम में आने के लिए, और आगे भी खबरों का सिलसिला और एस्ट्रो गुरु से जुड़े रहने के लिए आप बने रहिएगा द न्यूज़ गैरेज के साथ।